जय श्री हरि। आज मैं आपसे जिस विषय पर बात करने वाली हूँ, इस विषय पर इस तरह से आपसे शायद बहुत कम लोगों ने बात की होगी या शायद नहीं भी की होगी, क्योंकि इस विषय को इस दृष्टिकोण से शायद आज तक आपको किसी ने देखना ना सिखाया। विषय है माता पिता और संतान के बीच के संबंध की डायनामिक का स्वादिष्ठान चक्र और मैनिफेस्टेशन के साथ संबंध। हम स्वादिष्ठान चक्र को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हम ऊर्जा के संसार को, प्राण ऊर्जा के संसार को, प्राण ऊर्जा शरीर को समझ रहे हैं। हम प्राण ऊर्जा को क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि हमने कुछ बड़ा ही अप्रत्याशित देखा श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में, जब अर्जुन को हमने एंटर करते देखा एक बहुत जबरदस्त हीरो की शैली में, जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे थे अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए। पर कुछ ही मिनट्स के अंदर हम देखते हैं अर्जुन बिल्कुल लूजर बनकर कहते हैं कि अब मुझे मार दिया जाए, धृतराष्ट्र के बच्चे मुझे मार दें, मैं कोई प्रतिकार न करूं, मैं कोई शस्त्र न उठाऊं, वो मेरे लिए क्षेम कर होगा। जब उस स्थिति को हम देखते हैं तो हमें लगता है ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है जो अर्जुन जैसे हीरो को लूजर बना सकता है कुछ ही मिनट्स के अंदर। उस मैकेनिज्म को यदि हम जान जाएं तो हम अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर द टेक अवेज फ्रॉम चैप्टर 1 प्ले द रोल। तो जब इस जगह पर हमने दृष्टि डाली कि वो है स्थान जहां पर ऊर्जा करती है सारा काम। ऊर्जा कौन सी वाली? प्राण ऊर्जा, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत फाइन ऊर्जा। और ये इंटरफेस है मन और शरीर का, यानी ये है वो ऊर्जा का 7 मुख्य तलों वाला एक बिल्डिंग, जिसका सीधा कनेक्शन हमारे मन से भी है और जिसका सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी से भी है। जो कुछ भी मेरे मन पर घटता है उसका सीधा कनेक्शन हमारी बॉडी के साथ ये बनाता है ऊर्जा का संसार, और जो शरीर पर घटता है उसको सीधे सीधे हमारे मन के लेवल पर ट्रांसलेट कर सकता है यही ऊर्जा का शरीर। इसीलिए हम इस ऊर्जा के शरीर को समझ रहे हैं कि अगर ये क्या चीज़ है। जब इसको हमने समझा तो हमने देखा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, रूट चक्र। मूलाधार चक्र के बाद नेक्स्ट चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान चक्र को जब हमने समझा तो हमने ये समझा कि जो कुछ भी मैं, सेल्फ, आय कहकर मैं या तो अपने आप को जानता हूँ या जो मैं वास्तव में हूँ, वो है मेरे स्वादिष्ठान चक्र की सारी कार्य की टोटलिटी। यानी मैं जो हूँ वो तो मेरी रियलिटी हुई, और जो मैं सोचता हूँ वो मेरा परसेप्शन ऑफ माई रियलिटी हुआ। यदि दोनों एक ही हैं, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही अपने आप को समझता हूँ, तब तो मेरे मैनिफेस्टेशंस उसी प्रकार से होंगे। मैनिफेस्टेशन कैसे होता है? स्वादिष्ठान चक्र पर ये जो परसेप्शन आया है ना, मेरा जो भी मेरी रियलिटी है, वास्तविक रियलिटी, यानी सबकॉन्शियस के लेवल पर जो चीज़ मेरे लिए प्रोमिनेंट बनकर तैयार हो गई है एनर्जी स्क्रिप्ट के रूप में, जो भी हम जीते हैं, जिस भी अनुभव को हम लेते हैं, उस हर एक अनुभव के द्वारा हम एक परसेप्शन, एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं अपने मन में, और उस अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन को फिर बाद में हम एक कंक्लूसिव, निष्कर्षात्मक विचार के रूप में अपने सबकॉन्शियस में उसको धकेल देते हैं, पहुंचा देते हैं, अंकित कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। अब जब वो अनुभव बार बार हमारे अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, तो हम जो भी हमारी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी है ना, उसी के आधार पर हमारे परसेप्शंस होते हैं। इसीलिए एक ही परिस्थिति को अलग अलग प्रकार से लोग रिसीव करते हैं। कोई उसी परिस्थिति में बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी देखकर कुछ बहुत ज़बरदस्त कर ले जाता है, कोई उसी परिस्थिति में आत्महत्या कर लेता है। तो इस प्रकार से जब ऊर्जाओं को हम ग्रहण करते चलते हैं, हमारा एक स्क्रिप्ट तैयार होता जाता है ऊर्जा का, हमारे द्वारा ग्रहण की हुई ऊर्जाओं के निष्कर्षात्मक विचारों के द्वारा। अंत में जब हम वो बॉडी छोड़ देते हैं तो वो जो लास्ट स्क्रिप्ट थी हमारी एनर्जी प्रिंट्स के रूप में, वही हमारी बन जाती है नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन का बेसिक ग्राउंड वर्क, जो मूलाधार चक्र में पहली बार आती है। उसके साथ मैं अपनी माता के गर्भ में चला जाता हूँ, और उसके बाद फिर आगे जो अन्य 6 चक्र हैं वो बनना शुरू होते हैं। उनमें पहला होता है स्वादिष्ठान चक्र। अब वहाँ स्वादिष्ठान चक्र पर जो कुछ भी मेरी रियलिटी है, उस रियलिटी के आधार पर मैं चीज़ें मैनिफेस्ट करता हूँ। माँ के कौन सी माँ, कौन सा पिता, कैसा घर, कैसे अनुभव, कैसे संबंध, एटसेट्रा एटसेट्रा। स्वादिष्ठान चक्र के साथ जब मैं बाहर आता हूँ ना, तो मैं वो नहीं होता हूँ जिस स्वादिष्ठान चक्र के साथ मैं माँ के पेट में गया था, क्योंकि वहाँ पर मेरे एनर्जी सिस्टम पर ना मेरी माँ का एनर्जी एनवायरनमेंट और मेरी माँ के आसपास का एनर्जी एनवायरनमेंट भी असर डाल रहा था। जो व्यक्ति अपनी माता के गर्भ में गया और मान लीजिए वो अनचाहा बच्चा था, तो उस माँ के गर्भ, और माँ ने गर्भपात के प्रयास भी किए, मान लीजिए वो 9-10 महीने वो बच्चा वहाँ जैसे भी रहा, उसमें उसने जो जो ऊर्जा अपने ऊपर ली, आप समझ सकते हैं कि वो जो गया था उस माँ के पेट में, वो व्यक्ति नहीं है जो 9 महीने बाद बाहर आएगा। सो दिस इज हाउ द सेल्फ गेट्स बिल्ड। अभी जब बाहर आएगा व्यक्ति, तब इसके अंदर जो और अनुभव आएंगे, उन अनुभवों के आधार पर वो जो उसने वहाँ माँ के पेट में जो अनुभव लिए,
उनके आधार पर वो नए एनर्जी परसेप्शन क्रिएट करेगा और उन्हीं के आधार पर वो थॉट्स क्रिएट करेगा। तो ये है चित्त का काम। ऊर्जा इतनी सूक्ष्म है। अब जब वो क्रिएट करेगा अपने चित्त पर अपनी एक एक एनर्जी कोडिंग, वही उसकी रियलिटी बनती चली जाएगी। उसके अनुसार जो भी व्यक्ति आपके जीवन में आ रहा है वो इसी स्क्रिप्ट के अनुसार आ रहा है। जितने भी संबंध हैं आपके, चाहे वो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके पड़ोसी, आपके दुश्मन, आपके कॉम्पिटिटर्स, एवरी वन ऑफ देम यू हैव मैनिफेस्टेड देम। आपके सेल्फ के अतिरिक्त कुछ भी है ही नहीं। जिन लोगों को आपने मैनिफेस्ट किया है अपने साथ किसी भी एसोसिएशन में, इनके साथ कोई ना कोई ऊर्जा बंधन आपका पिछले किसी ना किसी राउंड ऑफ मैनिफेस्टेशन में था। वहाँ कुछ एनर्जी थी जो अनसॉल्व रह गई है, जो अनबैलेंस्ड रह गई है। अब उस एनर्जी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आप दोनों साथ में एक स्पेस और टाइम डायमेंशन में आए हैं। जिनको आपने अपने माता पिता के रूप में मैनिफेस्ट किया या जिनको आपने अपनी संतान के रूप में मैनिफेस्ट किया, ये आपके द्वारा किए हुए मैनिफेस्टेशंस हैं। बस इतना ही आपके लिए इनके साथ कनेक्शन है। वो वास्तव में व्यक्ति कैसे हैं इसका आपके संतुष्ट लेना देना नहीं। आपके माता पिता जो हैं वो अपने आप में इंडिपेंडेंट पीपल हैं। वो आपके माता पिता हैं इसलिए वो आपके जैसे होंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा पेरेंट मैनिफेस्ट कर लिया जो आपके साथ मैच करता था वाइब्रेशन में, परंतु वो ऐसा इसलिए नहीं है कि वो आपका पेरेंट है। वो तो आपकी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी में मैच मिल गया आपके साथ। इसी तरह से वाइब्रेशनल मिसमैच भी हो जाएगा। आप कोई और हैं, वो माता पिता कोई और है। इसी तरह से यदि आप माता पिता हैं तो आपकी संतान बनकर जो व्यक्ति आया है, आप कहते हैं मेरा बच्चा, लेकिन वो आपका बच्चा है नहीं। वो एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति है। उसने आपका बच्चा बनकर जन्म लेने से पहले जीवन जिया है। उसने अपने आप को एक रियलिटी के रूप में तैयार किया है। उसकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनर्जी रियलिटी है। वो आपके साथ वाइब्रेशनली मैच करती है नहीं करती है, ये एक अलग चीज़ है। वो आपकी एनर्जी कोडिंग्स के आधार पर। सो वट एवर परसेप्शंस वी टेक, देन when they start being decoded in our next round of manifestation, उसी के आधार पर लोग हमारे सामने प्रस्तुत होना शुरू हो जाते हैं। कोई पिता, कोई माता, कोई भाई, कोई बहन, कोई पड़ोसी, कोई ये, कोई वो। अब जो संतान बनकर आपके साथ आया है, इसमें दो ही संभावना है। या तो संतान आपके मन के अनुरूप हुई, आपकी आशा के अनुरूप हुई, या बिल्कुल उसकी विपरीत। आपने सोचा था बहुत अच्छा बच्चा, आपको मिला बिल्कुल नालायक बच्चा। दूसरी सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि आपने बड़ी अच्छी परवरिश के बहुत प्रयास किया, बड़ी तपस्या की, बहुत त्याग दिया, लेकिन बच्चा बना नालायक। अब आप क्या कहते हैं, हमारी परवरिश में कमी रह गई, हम ही ने कुछ गलत किया होगा, हम बड़े अभागे हैं या हम बड़े पापी हैं, तभी ऐसा बच्चा हमारे यहाँ पैदा हुआ। दूसरी सिचुएशन में, अरे हम तो क्या ज़बरदस्त पेरेंट्स हैं, हमारा बच्चा था, ये तो ऐसा होना ही था, हमने इतनी तपस्या की, हमने इतने सेक्रीफाइसेस किए, हमने इतना कुछ इसको बनाने में, संवारने में योगदान दिया, तो इसको तो ऐसा बनना ही था। सो द क्रेडिट गोज टू अस। यह है नार्सिसिस्टिक ट्रेट। दोनों ही सिचुएशंस में ये मूर्खता है। यदि संतान आपकी लायक है तो उसका क्रेडिट अपने आप को देना, ये जितनी बड़ी मूर्खता है उतनी ही बड़ी मूर्खता है यदि संतान आपकी नालायक है तो उसका दोष अपने आप को देना, क्योंकि वो दोनों व्यक्ति वैसे ही हैं जैसे वो उनको बनना था। फिर आप उनके जीवन में क्यों हैं, इसकी संभावनाएं क्या क्या हैं। पहली संभावना, एनर्जी इक्वेशन। कोई संबंध ऐसा था हमारा पिछले जन्मों में कभी ना कभी जिसमें ऊर्जा का कोई बैलेंस था, जिसको हमको इस जन्म में पूरा करना था। हो सकता है जो संतान बनकर आया उसका मुझ पर कोई कर्जा था या मेरा कोई कर्जा था इसके ऊपर, जिसको हम पूरा करने आए हैं, या तो ये एक चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, इतना ज़बरदस्त वाइब्रेशनल मिसमैच। एक चीज़ जो आपको इस सिचुएशन में देखनी है, यदि आप बहुत अच्छे माता पिता हैं, बहुत हाई वैल्यूज़ वाले माता पिता हैं, और फिर भी आपका बच्चा बिल्कुल आपकी आशा के विपरीत है, आपके संस्कारों के बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल आपके चरित्र का ठीक उल्टा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये देखना है कि इतना बड़ा मिसमैच कैसे पॉसिबल हो सकता है। यदि थियरी ऑफ जेनेटिक्स के अनुसार तो माता पिता की जैसे ही बच्चा होना चाहिए ना। ये मिसमैच इसलिए है क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, ये पहली बात तो आपको याद रखनी है, वाइब्रेशनली ये वही है जो है। इसको आपके जीवन में मैनिफेस्ट किया गया है किसी कारण से, या तो कारण ये हो सकता है कि इसकी इस ग्रोस वाइब्रेशनल रियलिटी के द्वारा आपको टेस्ट किया जाएगा। इतनी नालायक औलाद देकर आपको ये टेस्ट किया जा रहा है कि क्या तुम में इस चैलेंज को झेल पाने की शक्ति है, क्या तुम अपनी वाइब्रेशनल हाई कॉन्स्टिट्यूशन को इसके बाद भी बना के रख सकते हो, क्या तुम इस चीज़ को यूज़ करके और हाई वाइब्रेशनल रियलिटी क्रिएट कर सकते हो, क्या तुम अपने प्रयास के द्वारा इस व्यक्ति की ग्रोथ में हेल्प कर सकते हो। ये बहुत लो वाइब्रेशन का है। सो ये आपकी जो सेल्फ की यात्रा है ना, उसमें ये हो सकता है कि ज़रूरी नहीं है या बोलें कि मेरे तो कर्म बड़े ख़राब थे इसलिए बच्चा मेरे लिए ऐसा मैनिफेस्ट हुआ। नहीं, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। So every relationship or every experience that we have in our life
ये दोनों चीज़ें होता है। एक ओर से आप देखें तो वो उपहार दिखाई देता है, दूसरी ओर से वो चुनौती। जो चीज़ एकदम से आपको दिखाई देगी अरे तो बहुत बड़ी मुश्किल आ गई, दूसरी तरफ से आप पलट के देखेंगे तो आपको उसी में बहुत ज़बरदस्त कोई उपहार दिखाई देगा। और ये हर बार होता है। कोई व्यक्ति केवल उपहार ही उपहार ढूंढता है, कोई व्यक्ति केवल संकट चुनौती ही देखता रहता है। पर हर संबंध, यदि वो अच्छा है यदि वो बुरा है, दोनों के ही साथ सेम आपको अप्रोच रखनी है। एक ओर से ये उपहार है, दूसरी ओर से ही चुनौती है। एक उदाहरण देती हूँ, मान लीजिए आपके माता पिता बहुत अच्छे थे, परंतु कुछ आप थोड़े छोटे थे तभी वो चले गए आपको छोड़कर। उपहार इसमें क्या है, इतने अच्छे माता पिता, इतने खूबसूरत वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के माता पिता, इतना प्रेम दिया उन्होंने मुझे, इतना सपोर्ट किया, दिस इज माई गिफ्ट, whatever they have given me, that is my gift. Now the second part, now they've left. The challenge is उसी उपहार को यूज़ करना है उनकी एब्सेंस में। जो कुछ उन्होंने मुझे दिया उसको यूज़ करके मुझे वो बनना है जो मुझे बनाना चाहते थे या जो मैं बनना चाहता हूँ, और अपनी ग्रोथ को और आगे लेके जाना चाहता हूँ। सो आई यूज़ दिस उपहार को फ्लिप किया इधर, चैलेंज को फ्लिप किया उधर उपहार। इसी तरह से उल्टा हो सकता है, आपके माता पिता बिल्कुल आपको प्रेम नहीं करते, वो हर पल आपको दुख देते हैं। ऐसे में व्हाट्स द वे टू लुक एट दिस, ये कौन सा उपहार है? ये उपहार इस तरह से है, यदि आपकी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन हाई है तो आप ये सोचेंगे जैसे भी हैं माता पिता हैं, हमारे जो संस्कार है ना वो हमारी अपनी वाइब्रेशनल रियलिटी होते हैं। सो यू हैव ग्रैटिट्यूड फॉर देम, यू हैव लव फॉर देम। वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते थे, मुझे पता नहीं कि मुझे इनसे इतना प्यार है। उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ किया, दुख दिया, संताप दिया, मेरे कर्म पूरे किए होंगे शायद। मेरे अंदर के इस अच्छे वाइब्रेशनल रियलिटी को टेस्ट करने आए हैं, ये मेरे टीचर्स हैं, ये मेरे ट्रेनर्स हैं। फिर आपके मन में यदि इनके लिए क्षमा, इनके प्रति प्रेम का भाव है तो आपने तो क्या किया, एक तो एनर्जी इक्वेशन मान लीजिए उनकी तरफ से थी, नेगेटिव थी, आपने उसको बैलेंस कर दिया और अब तो आप उसके ऊपर चढ़ गए। आपने उनको न केवल क्षमा किया बल्कि आप उनकी शुभकामना उनको देते हैं कि मेरे माता पिता का केवल कल्याण ही कल्याण हो, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, वो मेरे गुरु हैं। इस संसार की सच्चाई उन्होंने मुझे खोलकर दिखाई जो बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु मुझे नहीं दिखा सकते थे। सो दिस इज द वे टू लुक एट दिस डायनेमिक ऑल्सो। अगर आपका बच्चा नालायक है उस सिचुएशन में, पहली चीज़ आप ये डिटैच कर लीजिए अपने आप को, ये मेरा बच्चा नहीं है, ये एक व्यक्ति है जिसको मैंने मैनिफेस्ट किया किसी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। बैलेंस करने का अर्थ ये हो गया कि अब उस एनर्जी में मुझे नहीं घुसना, मुझे जाके उसी लेवल पे इसके संग रिएक्ट नहीं करना है जिस लेवल की ऊर्जा वो फेंकता है। यदि बच्चा आपका बड़ा हो चुका है, यदि वो वयस्क हो चुका है, तो अब आप बिल्कुल प्रयास छोड़ दें कि आप उसे वैल्यू सिखा सकेंगे, क्योंकि यदि उसको वैल्यू सीखना होता तो वो पहले ही सीख चुका होता। अच्छा, वैल्यूज आप जो दे रहे हैं उसको वो सीख क्यों नहीं पा रहा है? क्योंकि एक तो पहली बात देखिए, वो वाइब्रेशनल मिसमैच पहले से था आपका, वो बहुत लो वाइब्रेशन व्यक्ति था। और जब आप बचपन में उसकी नज़र डालेंगे ना तो आपको दिखाई देंगे वहाँ पर वो साइंस छोड़ रहा था, आपको दिखा रहा था रेड फ्लैग्स जगह जगह कि मैं ऐसा बनने वाला हूँ आगे जाकर। फिर हो सकता है उसके जीवन में जो लोग आए अपनी पुराने पैटर्न्स के कारण उसने उन्हीं इंक्लिनेशंस को फॉलो किया जो आपकी काउंसलिंग के बिल्कुल अगेंस्ट थे। आपने उसको कुछ और सिखाया, जैसे ही वो आपसे दूर होने लगा, स्कूल जाने लगा, बाहर दोस्तों के साथ घूमने लगा, अन्य लोगों के इन्फ्लुएंस में आने लगा, पहले ही से जो वाइब्रेशनल मिसमैच था अब वो बढ़ने लगा, क्योंकि उसको आप लगता है कि कैसी बातें करते हैं ये लोग, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता इनके संग। आजकल तो बच्चे बहुत खुल के कहते हैं माई पेरेंट्स आर अ वाइब्रेशनल मिसमैच फॉर मी। तो क्योंकि उनकी वाइब्रेशन वहाँ से मैच करती है, उस लेवल पे मैच करती है। अब तथाकथित विद्यालय, बार बार एक ही बात बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इन विद्यालयों के संस्थापक, इन विद्यालयों को बनाने वाले लोग, इसमें जाने वाला धन, इनके मनोभाव, इनके विचार, इनके चरित्र, इन विद्यालयों में जाने वाले जो तथाकथित टीचर्स होते हैं, जो बच्चे आते हैं, इनके माता पिता, अभिभावक, सब कुछ मिला के जो ऊर्जा का वातावरण बनता है ना स्कूलों के अंदर, ये वो वातावरण है ही नहीं जो किसी विद्यालय का होना चाहिए। तो पूरी तरह अविद्यालय हैं जो इस समय तैयार हो रहे हैं हमारे। तो ये बच्चा जब आपका वहाँ जा रहा है तो अपनी उसी वाइब्रेशनल रियलिटी को और पुष्ट कर रहा है और एनफोर्स कर रहा है। अब ऐसे में जब आप देखते हैं अरे मेरा बच्चा तो ऐसा बन गया, उनका बच्चा तो इतना अच्छा है, शायद मुझ में कुछ कमी थी, ये नहीं करना है। डिटैच्ड, वो वही बना जो उसको बनना था, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरा समय वापस आ चुका है कि आई पे फोकस करना। आई एज अ पेरेंट, इस रोल में मैंने मुझे जितना देना था ऊर्जाएं मैंने दे दी, अब जितनी ऊर्जाएं मुझे देनी है अब मैं क्या करूँगा, वाया दूंगा वहाँ पर। डायरेक्टली काउंसिल करने का समय गया, काउंसलिंग का असर होना होता, हो चुका होता, नहीं हो रहा ना, छोड़ दीजिए, वहाँ से भेजना शुरू की थी। इसको सद्बुद्धि आए, इसका चरित्र सुधरे, इसकी वाइब्रेशंस और हाई हो, इसको ऐसे अनुभव मिले जिससे इसको ग्रोथ की ओर जाने का न केवल अवसर मिले बल्कि मोटिवेशन मिले। इस तरह की आप उसके प्रति जो शुभकामनाएं हैं वो ऊर्जाएं आपको भेजें, क्योंकि डायरेक्टली भेजने का कोई काम नहीं है। आपके पास उस तरह का एनर्जी मैनिपुलेशन की पावर नहीं है। दिया गया था आपको अवसर कि आप ट्राई करके देख लीजिए, शायद कुछ कर ले, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी खुद की स्क्रिप्ट जो थी उसके आधार पर आपकी वाइब्रेशन से अपने को कोई फायदा नहीं पहुंचाया। इसमें आपका कोई दोष नहीं। आप तो देने चले थे किसी को 10 रुपए, उसने लिए ही नहीं, उसे उठा के फेंक दिए। अब आप क्या करेंगे? आप अपने को पीटेंगे क्या? नहीं ना,
कोई दोष नहीं है आपका इसमें। वहां से प्रार्थना के द्वारा आप जितना आप कर सकते हैं बस उतना कीजिए, अपने पर नजर डालिए। एज अ पेरेंट आई डिड माई बेस्ट। एज अ पेरेंट जहाँ मुझसे गलती हुई उस गलती पर भी नजर डाल सकते हैं आप, लेकिन उस गलती को लेकर अपने आप को बीटर नहीं करना है, गिल्ट की, लज्जा की केज में अपने आप को बंद मत कीजिए। यदि कुछ गलती हो गई है, वही चीज़ जो मैंने आपसे कुछ वीडियोस पहले बोली थी, यदि कुछ शर्मिंदगी है आपके मन में अपने किसी काम के लिए जो आपको करना चाहिए था, या कुछ ऐसा जो आपको नहीं करना चाहिए था आपने कर लिया, तो वहाँ पर जाकर वापस उस व्यक्ति से, जो आप एज अ पेरेंट आज आप अपने आप को गिल्ट देते हैं ना, उस व्यक्ति से अपने आप से पूछिए कि क्या वापस उधर जाओगे तो क्या फिर वही गलती करोगे जो तुमने की थी। वो पेरेंट जो आज दुखी है अपने बच्चे को उस हालत में देखा, वो कहेगा नहीं बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा। सो बस उसके बाद अपने आप क्षमा कर दीजिए माता पिता के रूप में। और इतना भी याद रखिए कि आपकी किसी की हुई गलती या किसी कमी के कारण वो ऐसा नहीं बना है। ये दोष अपने आप को देना बंद कर दीजिए, और ये जो पावर अपने आप को देते हैं ना, इसके द्वारा आप अपने आप को इतना शक्तिशाली अनुभव ना कराइए कि आपके कारण कोई व्यक्ति ऐसा बन सकता है। इतनी शक्ति हम मनुष्य में नहीं है। हम किसी को इस तरह से इन्फ्लुएंस कर ले जाएं माता पिता बनकर कि हम जैसे हैं वैसे वो बन जाएं, या हम जैसा चाहते हैं वैसा वो बन जाएं, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स इम्पॉसिबल। तो बिल्कुल वहाँ से अपने आप को डिटैच कीजिए, नज़र अपनी ओर, प्रार्थना लगातार उनकी ओर, पूरी तरह सपोर्ट जिनको आप दे सकते हैं देते रहिए, लेकिन बिल्कुल डिटैच भाव से। मेरा बच्चा कहकर अब वो वाली एनर्जी बॉन्ड्स मत क्रिएट कीजिए जो आपको फिर आगे जाके फंसा सकते हैं, क्योंकि फिर वो जो मेरा कहकर जब आप बंधन बनाएंगे ना इनके साथ, तो ये फिर आपको किसी एनर्जी इक्वेशन में लपेट देगा। और ये एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि वो व्यक्ति तो ग्रो कर नहीं रहा है, वो फिर मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में, फिर किसी ग्रोथ वाइब्रेशन में आके फिर कोई संबंध लेगा आपके साथ, फिर आप उस पर काम करेंगे, फिर आप पाएंगे मैं तो फेल हो गया। इट माइट बी कि वो आपका पति बनकर आ गया, आपकी पत्नी बनकर आ गया, आपका माता पिता बनकर, कोई भी व्यक्ति बनकर वो व्यक्ति मैनिफेस्ट कर सकता है अपने आप को, फिर वही ऊर्जा आपकी ओर देने के लिए, जिनको फिर आप टेस्ट करेंगे, फिर पाएंगे मैं फेल। क्या जरूरत है उसकी? तो बच्चा तो इस जन्म में है ना, ऐसा जैसा आज आप उसको बच्चा मान रहे हैं, आप जब यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे ये तो यही रहेगा ना। जब आप दोबारा मैनिफेस्ट करेंगे तभी किस भूमिका में, किस फेस के साथ आएगा आपको नहीं पता। तो अगर आपको इसके प्रति कोई अटैचमेंट महसूस भी हो रहा है, वो किसी मतलब का नहीं है। हम नहीं पहचान पाएंगे एक दूसरे को जब हम फिर से किसी टाइम और स्पेस के डायमेंशन में अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे उन लोगों के साथ जिनके साथ आज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। देयर इज नो वे दैट वी कैन आइडेंटिफाई ईच अदर। सो व्हाट इज द यूज? क्यों हम उस ऊर्जा में जबरदस्ती फंसे? पूरी हित कामना के साथ, इस भाव के साथ कि उस ओरिजिनल सेल्फ का ये भी एक प्रोजेक्शन है, जैसे मैं आई शुड फॉरगिव दिस पर्सन, आई शुड ब्लेस दिस पर्सन, इसने मुझे माता पिता होने का सौभाग्य दिया, मुझे अनुभव कराया कि मैं एज अ पेरेंट कैसा अनुभव कर सकता हूँ। पेरेंटहुड अनुभव करना ये भी बहुत बड़ी एक अपने आप में ग्रोथ का बहुत बड़ा चैप्टर है। प्लस मैं इसको क्षमा ही नहीं करता, मैं इसको अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ। यदि ये भाव है आपके अंदर, मैं अपने बच्चे को अभी भी उतना ही प्रेम करता हूँ, वो कितना ही नालायक हो, ये क्वालिफाइड द टेस्ट, क्योंकि डिवाइन लव की ट्रेनिंग आपको दी जा रही थी और आप उसमें पास हो गए। तो इस तरह से आप अपने आप को बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली काउंसिल करें। और दूसरी ओर, यदि आपकी संतान बड़ी लायक निकल गई है, प्लीज़ अपनी ग्रोथ को नीचे ना गिराएं। ये नार्सिसिस्टिक पैटर्न्स अपने अंदर ना क्रिएट करें। अरे वाह क्या बच्चे हमने बनाए हैं, वो आपने नहीं बनाए हैं, उनको बनना था, वो अपने आप बने, खुद अपने आप को उन्होंने ऐसा मैनिफेस्ट किया। आप तो केवल एक छोटे से रोल को प्ले करने आए थे, और जो एनर्जी इक्वेशन में जो आपको देना था वो उस डिवाइन कोड ने आपसे निकलवा लिया। आपने उनका शरीर बना दिया, उनको खिलाया पिलाया, उनको प्रोटेक्शन दिया, उनको एजुकेशन दी, जो भी आपने दिया वो आपसे निकलवाया है रिदम के अकॉर्डिंग, उस यूनिवर्स के लॉ ने वहाँ तक पहुँचवाया है। बस उतना ही है आपका। यू वर जस्ट अ मीडियम, जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। वो मैनिफेस्ट अपने आप हुआ है बच्चा, उसको जैसा होना था। तो बस इस चीज़ को याद रखें, बच्चे यदि आपके हैं तो बच्चे लायक हैं, अपनी पीठ मत ठोकिए, प्रभु को धन्यवाद कीजिए कि थैंक यू, तुमने मुझे इतनी अच्छी एनर्जी वाइब्रेशंस को मैनिफेस्ट करने लायक बनाया, मुझे ऐसी सद्बुद्धि दी। अब मुझे घमंड ना हो जाए, मुझे दम्भ ना हो जाए, कहीं मैं फिर नेगेटिव डार्क वाइब्रेशंस में ना पहुंचूं, ये सोच कर वाह वाह मेरे बच्चे तो इतने अच्छे हैं, उनके बच्चे तो इतने अच्छे नहीं हैं। तो वो जो पैटर्न है ना दम्भ का, ये फिर आपको नीचे गिरा देगा, और फिर इसी से जुड़ी हुई और चीज़ें आने लग जाएंगी। प्लस उस व्यक्ति के साथ जो आपका एनर्जी बॉन्ड है ना, उसमें फिर अब वो एनर्जी इक्वेशन जो बैलेंस होना मांगती है वो फिर से तैयार होने लगेगी। हो सकता है आपके ऊपर अब कर्जा वहाँ से चढ़ने लगे, अब आप एंटिसिपेट करने लगे कि बच्चा अच्छा है तो ये मेरे साथ ये भी करेगा, ये भी करेगा। नो दैट एक्सपेक्टेशंस, ये अपने आप में एक एनर्जी बॉन्ड है। एनर्जी बॉन्ड्स बहुत तरह से बनते हैं। तो बस जो आज की वीडियो का मेरा पर्पस था वो इतना आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करना कि यदि आप माता पिता के रूप में अपने आप को पाते हैं,
आई एज अ पेरेंट कहकर जब आप अपने आप को देखते हैं, अपने आप को डिफाइन करते हैं, तो अपनी रियलिटी को एज अ पेरेंट बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली जज कीजिए। जहाँ गलती है उसको सुधारने का प्रयास कीजिए, गलती नहीं है तो बस अब जाने दीजिए। पहले गलती हुई थी तो वही चीज़ वापस उसको एसेस कीजिए, क्या मैं वो गलती दोबारा करूँगा, नहीं करूँगा तो ख़त्म कीजिए उस केस को भी। रियलिटी मेरी एज अ पेरेंट ये है कि मैंने अपनी तरफ से जो किया बेस्ट करने की कोशिश की, रिजल्ट में जो आया वो मेरे हाथ में नहीं था। कृष्ण कहते ही हैं कर्मणि एव अधिकारहते, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। कर्म क्या है? जो सामने आ जाए उसको ड्यूटी समझकर कर देना। इसको भेजा गया था संतान बनाकर, मैंने अपना बेस्ट इसको दे दिया, अपनी कैपेसिटी के बियॉन्ड जाकर इसको दे दिया। एनर्जी इक्वेशन में जो कुछ भी था प्रभु उसको सेटल कर दो, इस व्यक्ति को शक्ति दो, सद्बुद्धि दो कि ये राइज कर सके, अपनी वाइब्रेशंस को और ऊंचा कर सके। मेरे लिए कोई यदि और संभावना हो, कुछ और मैं भूमिका प्ले कर सकता हूँ, तो उसके लिए मुझे अंदर से प्रकाशित करो उस बात को कि मैं और क्या क्या कर सकता हूँ इसके लिए। अपने घर का एनवायरनमेंट जितना हो सके पॉजिटिव रखने का प्रयास करें, जितना हो सके अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा रखें कि उस बच्चे की नालायकी या उस बच्चे की जो उसकी वाइब्रेशनल कॉन्स्टिट्यूशन की जो निम्नता है, जो ग्रोसनेस है, वो आपको दुखी ना करे। आप अपने आप में इतना हाई वाइब्रेशन एक्टिविटीज़ में रहें कि वहाँ ध्यान आप पर ना जाए, क्योंकि वहाँ पर आपका ध्यान रहेगा तो आप अपने ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, और फिर जिस भाव में आप सिमटते चले जाएंगे, अवसाद में डूबते चले जाएंगे, अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को इतना छोटा करते चले जाएंगे कि देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर एनी ग्रोथ, और इसी बीच में कभी अंत आ जाएगा और फिर उसी भाव के साथ आप छोड़ देंगे इस शरीर को, फिर वही मैनिफेस्ट कर लेंगे। एक तो उस व्यक्ति के साथ ऊर्जा बंद आपने अभी सॉल्व नहीं किया, वो लगातार आप बनाए, और मेरा नालायक बच्चा है, मेरा बच्चा, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैं इसको कैसे सुधारूँ, ये तो बेचारा, इस तरह के थॉट्स जितने आपके मन में बने हुए हैं ना, ये एनर्जी के बॉन्ड्स हैं। इनको जब तक आप नहीं काटेंगे ना, आपके मैनिफेस्टेशन में ये व्यक्ति फिर आएगा, फिर आपको कष्ट देगा। हो सकता है आपका पति बनकर आ जाए, आपकी पत्नी बनकर आ जाए, any role this person could assume just to enforce the same lesson जो आप इस lifetime में नहीं सीख पाए। So the lesson is only one: I am an independent energy unit, my child is also an independent energy unit। हम दोनों का जो संबंध है वो एनर्जी के द्वारा था। मैंने अपनी ओर से एनर्जी को सॉल्व करने के लिए बहुत कोशिश की। यदि कोई एनर्जी अनरिजॉल्व रह गई है तो मैं प्रार्थना करता हूँ उस सुपर सेल्फ से कि प्लीज़ लेट मी रिजॉल्व दैट एनर्जी, और मुझे इस अब उलझाव से मुक्ति चाहिए। मुझे अब अपनी ग्रोथ के रास्ते पर और आगे जाना है। मुझे पेन, सफरिंग, बिटरनेस, रिजेंटमेंट, इन वाइब्रेशंस में नहीं रहना। ये जो संतान आपको दे रही है ना वाइब्रेशंस दुख की, इनसे आपको हमेशा के लिए पिंड छुड़ाना है। उसका ये तरीका है: डिटैचमेंट, एनालिसिस ऑफ योर रोल, कमिंग बैक टू योर सेल्फ, प्रेयर फॉर द पर्सन, प्रेयर फॉर योर ओन ग्रोथ, एंड कंटिन्यूअस वर्क on your own evolution. That is the only thing that we are here for. यहाँ हम और कुछ करने नहीं आए हैं, अपने आप को पढ़ने, अपने आप को समझने और अपने आप को और निखारने के लिए आए हैं। दुनिया आपको कुछ भी समझाए, कुछ भी सिखाए, शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े विद्यालय, महाविद्यालय बनते चले जाएं, लेकिन the only purpose that we have, आज मैं बहुत स्पष्टता से जानती हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत लंबे समय तक मेरा रहा काम, लेकिन इट्स ऑल अ ट्रावेस्टी ऑफ द वेरी वर्ड एजुकेशन। एजुकेशन केवल एक है, वो है कि भैया अपने आप को एजुकेट कर लो इस इतने छोटे से पीरियड के लिए। माँ के गर्भ में आके फिर धरती के गर्भ में जाने के बीच का जो समय है, इसमें अपनी एनर्जी को लगातार, सेल्फ को लगातार और फाइन बढ़ाना है। बाकी और कोई एग्जिस्ट नहीं करना मेरे लिए। आई हैव टू कीप एन आई ऑन द एनर्जी दैट आई प्रोजेक्ट एंड द पीपल प्रोजेक्टेड मी एंड हाउ आई प्रोसेस दैट एनर्जी, दैट्स ऑल। सो माता पिता के रूप में ना तो अपने आप को अनड्यू क्रेडिट दें और ना ही अनड्यू शर्मिंदगी। वो जो गाना है ना, मैंने सुना है रेडियो में, तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है, तुझ में है खून मेरा तो बिल्कुल मेरे जैसा है। माता पिता, शायद मैंने देखा तो नहीं, सुना है रेडियो पर, तो माता पिता बड़े खुश होकर शुरू में शायद अपने बच्चे से कहते हैं, फिर शायद बच्चा नालायक निकल जाता है, तो अंत में वो कहते हैं ना तेरा दूध ऐसा है ना मेरा खून ऐसा है। सो दिस इज द रियलिटी। आपका लेना देना उस संतान के कैसा बनने से है ही नहीं। अच्छा बना तो भी आपका कोई क्रेडिट नहीं, बुरा बना तो भी आपका कोई दोष नहीं। इस फैक्ट को समझ लीजिए एंड नाउ प्लीज वर्क ऑन योर ओन ग्रोथ एंड एवोल्यूशन। दैट इज ऑल देयर इज टू इट। जय श्री कृष्ण।